आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं बेपरवाह इश्क एपिसोड 1। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हैं एक नई पेशकश लेकर, जिसका शीर्षक है बेपरवाह इश्क। एक प्यारी सी खूबसूरत सी प्रेम कहानी। आप सभी को एक बात और कहनी थी प्यारे दोस्तों, इस कहानी में युवराज श्रद्धा के नाम बदल दिए गए हैं। युवराज सिंह राठौर का नाम कबीर रायचंद है और श्रद्धा का नाम कली मेहरा। तो जो युवराज श्रद्धा के दीवाने हैं वो उनके नए नामों के साथ उनको इमेजिन कर कहानी को एंजॉय कीजिए, और जो युवराज श्रद्धा के नाम से बोर हो चुकी हैं वो नए नामों के साथ कहानी को एंजॉय कीजिए। बाकी कहानी सुनने पढ़ने के बाद बताइएगा कहानी कैसी लगी। उम्मीद करते हैं ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं। यार, ये कैसा डॉक्टर है, कैसे कैसे काम करता है। हम सबको यहाँ उसकी सख्त ज़रूरत है और ना जाने ये कहाँ जाकर बैठ गया है। फ़ोन भी नहीं उठा रहा। अब मैं क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब प्लीज़ जल्दी कीजिए, हमारी बेटी को बचा लीजिए प्लीज़। डॉक्टर साहब को बुला लीजिए प्लीज़। आप फिक्र मत करिए मित्तल साहब, यकीन रखिए हम आपकी बेटी को कुछ नहीं होने देंगे, चाहे मुझे डॉक्टर को पाताल से भी ढूंढ कर लाना पड़े। डॉक्टर राजीव ने कहा और किसी गहरी सोच में डूब गए। अजीब शोर मचाने लगे हैं सन्नाटी। ये किस तरह की खामोशी हर एक सदा में है। ये आंखें राह तकती हैं, तुम्हें ये मन बुलाता है। चले आओ तुम्हें सोना मेरा आंगन बुलाता है। दूर दूर तक पसरा गहरा सन्नाटा, जिसको चीरते हुए समुद्र की आती जाती लहरें प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद दे रही थी। लेकिन ये आनंद भी उसके लिए सूनापन और फीकापन का सबब बना हुआ था। डैशिंग पर्सनैलिटी वाला लगभग 32-33 साल का हैंडसम नौजवान और अपने आप में बेहद संजीदा लड़का समुद्र किनारे रेत की ढेर पर बैठा हुआ अपनी गहरी नीली आंखों से लहराते समुद्र की लहरों के बीच कुछ तलाश रहा था। उसकी तलाश क्या हो सकती है? पैसा? शायद नहीं, क्योंकि कुछ दूरी पर ही उसकी महंगी गाड़ी के पास खड़ा ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। फिर उस नौजवान की समुद्र से गहरी नीली आंखों में किस चीज़ की तलाश थी? वो तलाश इंसानी थी या रूहानी? सब कुछ होने के बावजूद उसके जीवन में किस बात की कमी थी? क्यों उसके जीवन का अधूरापन उसे यहाँ खींच लाया था? वही समुद्र की दूसरी तरफ दूर किसी हॉस्पिटल के उस कमरे में कार एक्सीडेंट की चपेट में आई एक मासूम अपने सक्षम खड़ी मौत से जीवन की आखिरी लंग लड़ रही थी। कुछ लोगों का कहना था कि इस लड़की का बचना मुश्किल है, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी उम्मीद थी कि शायद कोई चमत्कार हो और उस मासूम की जान बच जाए। परिवार वाले लगातार ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी भी तरह लड़की का जीवन बच जाए। उसके पिताजी मित्तल साहब डॉक्टर राजीव से मिन्नतें कर रहे थे कि वो जल्द से जल्द डॉक्टर रायचंद को ढूंढने की कोशिश करे। वही हैं जो हमारी बच्ची को बचा सकती हैं। उनके हाथों में ईश्वर का आशीर्वाद है। उनके हाथ लगते ही मरीज मौत के मुंह से भी सकुशल बाहर लौट आता है। डॉक्टर राजीव उनके कंधे पर हाथ रख उन्हें तसल्ली दे रहे थे। हर दिल का एक राज होता है, महसूस करो तो हर कोई पास होता है, ना मानो तो कोई कुछ भी नहीं खास इस दुनिया में, और अगर मानो तो समुद्र के खारे पानी में भी मीठा सा एहसास होता है। सर आपका फ़ोन बज रहा है। उस रेत पर बैठे हुए डॉक्टर कबीर रायचंद के पास आकर उनका ड्राइवर जीवन कहता है। पहले तो उन्होंने फ़ोन उठाने से मना कर दिया, लेकिन फिर बेहद निराशा और बेमन से किसी तरह फ़ोन को पिक करते हुए हेलो कहा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, डॉक्टर आप इस समय कहाँ हैं? डॉक्टर रायचंद ने अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कहा, क्या मैं अपने लिए कुछ एकांत के पल भी नहीं निकाल सकता? प्लीज़ डॉक्टर, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि आपके एकांत में खलल पड़े, लेकिन क्या करें, अचानक से हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी आ गई है, इसलिए हॉस्पिटल में आपकी ज़रूरत है। किसी के जीवन और मृत्यु का सवाल है, और आप तो जानते ही हैं कि आज तक आपने जिस केस को अपने हाथ में लिया है वो इंसान मौत के दरवाजे से वापस लौट आया है। आप पर सभी लोगों को भरोसा है, लोग आप पर विश्वास करते हैं, और आज एक बार फिर से आपको किसी का विश्वास बुला रहा है। अब बंद भी करो अपनी चिकनी चुपड़ी बातें। मैं जानता हूँ तुम्हें बातों में महारत हासिल है। तुम बार बार क्यों मुझे परेशान करने आ जाती हो, जबकि तुम्हें पता है कि तानिया के साथ हुए हादसे के बाद हर केस को लेकर मेरे अंदर एक डर पैदा हो जाता है। मरीज को देखते ही मेरे हाथ कपकपाने लगते हैं, और तुम हो कि मुझे हर बार फिर से वैसे ही सिचुएशन के सामने खड़ा कर देती हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन।
क्यों बार बार मुझे वहाँ लाकर खड़ा करना चाहते हो जहाँ से मैं बहुत दूर भागना चाहता हूँ? क्यों मैं इस सब्र का इम्तिहान ले रहे हो? मैं और कुछ नहीं जानता डॉक्टर रायचंद, लेकिन इस मरीज को जो मौत के दरवाजे के निकट पहुंच चुका है, उसे सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार है और उस परिवार को तुम पर पूरा विश्वास है। अगर तुम तानिया वाले हादसे से उभरना चाहते हो तो इस मरीज के इंतज़ार और इस परिवार के विश्वास को बनाए रखने के लिए तुम्हें यहाँ वापस आना ही पड़ेगा और अपने हाथों के जादू का इस्तेमाल करके इसकी ज़िंदगी से वापस दिलानी होगी। ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। तुम पर हम सभी को भरोसा है, उधर से कहा गया और इधर से सुनकर फ़ोन काट दिया गया। उस लड़की के परिवार वाले बार बार हॉस्पिटल स्टाफ से डॉक्टर रायचंद के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें पल पल मौत की तरफ बढ़ती हुई अपने बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए जिस मसीहा की ज़रूरत थी वो डॉक्टर रायचंद थे, जो अपने साथ हुए किसी हादसे के कारण बेहद तन्हा ज़िंदगी जी रहे थे। शायद उस हादसे के कारण उन्हें काफ़ी भावनात्मक आघात पहुंचा था, जो अब तक उन्हें दिलो दिमाग पर हावी था। लेकिन आज एक बार फिर से उनके जीवन में कुछ वैसे ही तूफान आने वाला था, जो एक बार फिर से उनके जीवन में उथल पुथल मचा सकता था। क्या इस बार भी डॉक्टर असफल हो जाएंगे या किस्मत कोई नई राह बना रही है, जो उनके जीवन को नया आयाम देने वाली साबित होगी? कुछ ही पलों में समुद्र के किनारे खड़ी उस गाड़ी के पास एक और गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी के ड्राइवर ने जल्दी से उसका दरवाज़ा खोला तो अंदर से एक खूबसूरत नौजवान, जो लगभग डॉक्टर रायचंद की उम्र का, जो ना जाने कब से रेत पर बैठकर खाली आंखों से समुद्र की लहरों को निहार रहे थे। और गाड़ी से उतरने वाला शख्स डॉक्टर राजीव, जो उनके करीब पहुंचकर उन्हें आवाज़ देते हुए बोले, तुम यहाँ बैठे अपनी तन्हाइयों का आनंद ले रहे हो और वहाँ हॉस्पिटल में एक जिंदगी हर पल मौत के करीब पहुँच रही है। वो सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तुम इतने मतलबी कब से होने लगे? तुम तो इतने स्वार्थी कभी नहीं थे। फिर अब ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें लोगों की मौत से भी फर्क नहीं पड़ रहा? तुम उस एक हादसे के कारण क्यों अपनी ज़िंदगी नर्क बनाना चाहते हो? तुम शहर के काबिल न्यूरोलॉजिस्ट हो, लोगों का विश्वास है तुम पर, तुम उनका विश्वास नहीं तोड़ सकते। तुम फिर आ गए मुझे परेशान करने के लिए। मैंने मना किया था ना कि यहाँ मेरे काम में कोई खलल ना डाले। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? उन्होंने राजीव को आंखें दिखाते हुए गुस्से से कहा। तो वे भी उसकी आंखों में देखते हुए बोले, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं आज से नहीं, तुम्हें बचपन से जानता हूँ। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। तुम एक कांत की तलाश नहीं है, बल्कि तुम अपनी ज़िंदगी से भागने की कोशिश कर रहे हो। और दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें कभी भी ऐसा करने नहीं दे सकता। मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब तुम दोस्तों की खुशियों में अपनी खुशियों की तलाश करते थे। दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाकर तुम्हें सुकून महसूस होता था। तुम्हारे अंदर आए इस अचानक से बदलाव को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस पेशेंट को तुम देखो। उनकी बातें सुन कबीर खड़े होकर अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़े। उन्हें जाते देख राजीव ने लंबी सांस छोड़ी और वो भी अपनी गाड़ी में बैठकर आ गए। कुछ ही देर में वो दोनों हॉस्पिटल में थे और एक बार फिर से अपने सामने उस पेशेंट को देखकर डॉक्टर कबीर रायचंद के हाथ बुरी तरह कपकपाने लगे थे। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगी थी। वो अपने अंदर के डर से लड़ने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। वहाँ पर उपस्थित जूनियर डॉक्टर और नर्स डॉक्टर रायचंद की हालत देखकर घबरा रहे थे, लेकिन उन्हें पूरा यकीन था डॉक्टर रायचंद पर, जो जल्द ही अपने डर पर काबू पा लेंगे और ये ऑपरेशन भी सक्सेस होगा। क्योंकि जब बात पेशेंट की आती है तब डॉक्टर अपना 100% देती हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी पेशेंट की ज़िंदगी को दांव पर नहीं लगने दिया है, चाहे उनकी ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियां चल रही हों। लेकिन जब वो एक डॉक्टर के रूप में सामने होती हैं तो बाकी सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में कोई महत्व नहीं रखती हैं। उस वक्त एक मसीहा के रूप में अपने पेशेंट की ज़िंदगी को बचाने के लिए वो हर संभव कोशिश करते हैं, तो उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए आवश्यक होता है। और उनकी इसी काबिलियत को जानते हुए वहाँ उपस्थित सभी लोगों को उन पर पूरा भरोसा था कि ऑपरेशन सफल होगा, और उनका भरोसा कायम रहा। काफ़ी मुश्किलों के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। ऑपरेशन पूरा होते ही डॉक्टर चुपचाप किसी के बिना कुछ कहे अपने कैबिन में वापस लौट आए। उनके पीछे पीछे राजीव भी उनके कैबिन में आ गए। उन्होंने कबीर की तारीफ में कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सख्ती से अपने हाथ दिखाते हुए राजीव को चुप रहने के लिए कहा। उनके चेहरे की गंभीरता देखकर राजीव चुप ही रहे, लेकिन कबीर की टेबल पर एक कार्ड रखते हुए बोले, शाम को हमें यहाँ बुलाया गया है और वहाँ तुम्हारा जाना ज़रूरी है, इसीलिए ना मत कहना। फिलहाल इस वक्त के लिए तुम्हें मैं अकेला छोड़ रहा हूँ, लेकिन शाम को हमें साथ ही चलना होगा। कबीर ने कार्ड उठाकर पहले कार्ड को देखा, फिर राजीव की तरफ सुनी नज़रों से देखा। राजीव ने हाँ में गर्दन हिलाई और उनके कैबिन से निकल अपने कैबिन की ओर चल पड़े, जो एक कार्डियोलॉजिस्ट का कैबिन था।
शाम को निर्धारित समय पर राजीव कबीर को लेकर उस स्थान पर पहुंच गए जहां उन्हें जाना था। वहां पर तान्या के चाचा चाची ने तान्या के शोक में अपने खास लोगों को आमंत्रित किया था, जिनमें से ये लोग भी शामिल थे। एक बार फिर से तान्या की तस्वीर को देखकर कबीर अपने आप को कसूरवार समझ रहे थे, लेकिन कंधे पर राजीव की मजबूत पकड़ को महसूस करते हुए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की कोशिश कर माहौल की नज़ाकत को समझते हुए तान्या के परिवार के दुख में शामिल हो गए। लेकिन यहाँ पर उन्हें अपने अंदर काफ़ी घुटन महसूस हो रही थी, जिससे उन्हें सांस लेने में भी परेशानी होने लगी थी और वे चाहते थे कि जल्द से जल्द यहाँ से जाने को मिले। राजीव ने जब उनकी हालत देखी तो वे उन्हें वहाँ से लेकर निकल पड़े। 4 महीने बाद सड़क पर हंगामा मचा हुआ था। काफ़ी भीड़ इकट्ठा थी क्योंकि एक लड़के की स्कूटी अचानक से एक गाड़ी से टकरा गई थी, जिससे उस लड़के को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन स्कूटी की हालत खस्ता हो चुकी थी। इसीलिए उस लड़की का पारा 7वें आसमान पर था। वो भरी सड़क पर हंगामा करते हुए गाड़ी सवार को बाहर निकलने के लिए धमकी दे रही थी। हंगामा होता हुआ देख ड्राइवर बाहर आकर उस लड़की के सामने पैसा ऑफर करने लगा, लेकिन लड़की ड्राइवर के ऑफर को अपना इंसल्ट समझकर और भी ज़्यादा हंगामा खड़ा करने लगी। माहौल बिगड़ता देखकर ड्राइवर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे अपने मालिक के पास आकर वहां के माहौल के बारे में बताने लगा, तो गाड़ी का मालिक बाहर निकले बिना ड्राइवर को फिर से उस लड़की से पूछने के लिए बोला कि इस हंगामे के बदले उसे क्या चाहिए। ड्राइवर ने मालिक की बात मानकर लड़के के पास जाकर वही बात दोहराई जो उसके मालिक ने कहा था। उसकी बातों को सुनकर लड़की और भी ज़्यादा गर्म होते हुए बोली, तुम जैसे रईसज़ादों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पहले तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखती हो जिसकी वजह से आधी सड़क तो तुम ही लोगों की हो जाती है, और उसके बाद राह चलते लोगों को टक्कर मारते हुए अपने पैसों का रौब दिखाते हो। लेकिन मैं तुम लोगों को पैसे के बल पर रुकने वाली नहीं हूँ। मेरी स्कूटी जितनी डैमेज हुई है चलकर उसे ठीक करवाओ। आज ही तो मेरे पापा ने मुझे ये स्कूटी गिफ्ट की थी और तुम लोगों की वजह से मेरा गिफ्ट पहले ही दिन डैमेज हो गया। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं, वक्त चाहिए जो तुम लोगों के पास से बड़ी मुश्किल से निकलता है। ड्राइवर ने लड़के की डिमांड अपने मालिक को बताई तो मालिक के माथे की नसें तन उठी। उसने दांत पीसते हुए ड्राइवर से गाड़ी की चाबी लेकर कहा, तुम जाकर उस लड़की का मामला संभालो, बाकी मैं खुद देख लूँगा। बड़ी ही बददिमाग लड़की है, गुस्से में कहकर गाड़ी घर की ओर मोड़ ली। कुछ ही देर में गाड़ी एक शानदार बंगलों की पार्किंग में आकर रुकी। बंगलों के बाहर बड़े और सुनहरे अक्षरों में रायचंद मैंशन लिखा हुआ था। बंगलो बाहर से जितना शानदार दिख रहा था उतना ही शानदार अंदर से भी था। गाड़ी से उतरकर सधे कदमों के साथ उन्होंने मैंशन के अंदर कदम रखा। उन्हें देखकर एक अधेड़ महिला जो काफ़ी खूबसूरत और संजीदा दिख रही थी, मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करते हुए कह रही थी, आप आ गए कबीर। हमें आपका काफ़ी समय से इंतज़ार था, लेकिन ये नहीं पता था कि आप आ जाने वाले हैं। खैर, आपका घर आना हमारे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है। कबीर ने झुककर उनके पैर छुए फिर बिना कुछ बोले सीढ़ियों से अपने रूम की तरफ बढ़ गए। वो महिला वहीं खड़ी प्यार से जाते हुए उनको तब तक निहारती रही जब तक कि उन्होंने अपने कमरे में पहुंचकर कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं कर लिया। कमरे में पहुंचकर अपना मोबाइल टेबल पर रखते हुए हाथ में टॉवल लिए शावर लेने के लिए बाथरूम में घुस गए। उनके शरीर की थकान उनके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी, जिसे नहाकर दूर करना चाहते थे। उनके नज़रों से ओझल होने पर वो महिला भी होश में आते हुए नौकर से कहकर फटाफट उनके पसंद का खाना बनवाने लगी और खाना बनते ही टेबल पर लगाने के लिए बोली। उन्हें तो हमेशा इन पलों का बेसब्री से इंतज़ार रहता है जब माँ बेटे एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाएं और एक दूसरे के साथ समय बिताएं। इन पलों के लिए तो वो हमेशा तरसती रही हैं और जब भी उन्हें ये मौका मिलता है वो उसका पूरा फ़ायदा उठाती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि अब ये मौका उन्हें कब दोबारा नसीब होगा। सुबह सभी परिवार वालों ने जब कबीर को नाश्ते की टेबल पर देखा तो उन्हें काफ़ी खुशी महसूस हुई, क्योंकि परिवार वालों को ये खुशी का अवसर कभी कभी ही मिल पाता था। कबीर अक्सर अपनी इमरजेंसी केस के कारण सर्जरी में देर हो जाने पर हॉस्पिटल द्वारा दिए गए फ्लैट पर ही रुक जाया करती थी, इसीलिए परिवार वालों को उनसे मिलने के लिए काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। कबीर को देखकर दादी जी खुश होते हुए बोली, आपको घर पर देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। कैसे हैं आप? आपको देखने के लिए ये आंखें तरस जाती हैं। कम से कम बूढ़े दादी पर तरस खाकर घर आ जाया कीजिए। क्यों सन्यासियों जैसा जीवन जी रहे हैं? हमने आपकी शादी की बात चलाई है। हम चाहते हैं कि हमारे जीवित रहते ही हम अपनी आंखों के सामने अपनी बहू और परपोतों को देखें। आपके लिए कई रिश्ते भी आए हैं। हम चाहते हैं कि आप समय निकालकर हमारी कही बात पर ध्यान दें। जी दादी, समय निकालने की कोशिश करेंगे। वैसे ये सब बातें छोड़िए, ये सब तो बातें भी होता रहेगा। पहले ये बताइए कि आप कैसी हैं? आपकी सेहत ठीक है?
हमारी सेहत तो आपको देखते ही ठीक हो जाया करती है। बस इस उम्र में हम आपको अपनी आंखों के सामने अपने परिवार के साथ हंसता खेलता देखना चाहते हैं। यही हमारी आखिरी इच्छा है। आपके पास तो अपने परिवार के लिए समय ही नहीं है। कबीर उनकी बातें सुनते रहे, फिर एक नज़र माँ पर डालकर अपने कमरे में चले गए। कमरे में पहुंचते ही उनकी नज़र सबसे पहले अपने टेबल पर रखी हुई उन फोटो पर पड़ी जो उनकी दादी ने पहले ही उनके कमरे में रखवा दिए थे। और फोटो पर नज़र पड़ते ही उनका चेहरा एक बार फिर से गुस्से से तमतमा उठा। बड़ी मुश्किलों से किसी तरह अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए टेबल पर रखी हुई लड़कियों की फ़ोटो उठाकर दंदनाते हुए अपनी माँ के पास पहुँचे और उन फोटो को ज़मीन पर फेंकते हुए बोले, कम से कम आप तो ऐसा मत कीजिए। आप सभी क्यों मुझे इस तरह से सता रहे हैं, जबकि आप ये बात अच्छी तरह से जानती हैं कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे तब होती है जब मैं लड़कियों की फ़ोटो अपनी टेबल पर देखता हूँ। दादी माँ को तो मैं समझा नहीं सकता, क्योंकि उनकी बीमारी की वजह से मैं उनके दिल को ठेस नहीं पहुँचा सकता। लेकिन आप तो सब कुछ जानती हैं, फिर बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। कबीर को गुस्से में देखकर माँ ज़मीन पर पड़े हुए फ़ोटो को उठाते हुए शांत स्वर में बोली, कबीर आप जानते हैं कि हमारी गलती नहीं है। ये आपकी दादी माँ की इच्छा है और उन्होंने ही ऐसा किया है। उनका गुस्सा हम पर क्यों निकाल रहे हैं। क्या अब आपका गुस्सा इस हद तक पहुँच चुका है कि आपको अपने बड़ों की इज्जत की परवाह तक नहीं रह गई। कभी आपने सोचा है कि आपकी इस तरह की बातों को सुनकर हमारे दिल को कितनी ठेस पहुँचती है। हर माँ अपने बेटे के सर पर सहरा सजता हुआ देखना चाहती है, और अगर वही बेटा अपनी माँ के सामने आकर ऐसी बातें करे तो उस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी। कभी इस बारे में सोचा है आपने। कबीर ने अपनी माँ की आंखों में देखा और अपनी गलती का एहसास होती है उन्होंने उनकी गोद में सर रखकर अपने किए की माफ़ी मांगते हुए बोले, हम क्या करें माँ, शादी के बाद सुनकर हम पर गुस्सा इस तरह हावी हो जाता है कि हम नहीं रह पाते। हम खुद पर कंट्रोल नहीं रहता और बार बार हमारे गुस्से का शिकार आप बन जाती हैं। हमें इस बात का बेहद अफसोस है कि हम अच्छे बेटे नहीं बन पाए, खुद के साथ साथ आपको भी तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। आप जब तक तानिया को भूलेंगे नहीं, इसी तरह से अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाते रहेंगे और आपको तकलीफ़ में देखकर आपसे जुड़े सभी लोग उस तकलीफ़ का शिकार होते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपसे जुड़े लोग खुश रहें, तो उसके लिए आपको अपने उस अतीत को भूलना ही होगा जो आपके जीवन को तिल तिल करके नुकसान पहुंचा रहा है। हमारी बात मानिए, उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं थी। फिर आप अपने आप को कसूरवार क्यों मान रहे हैं। आप इंसान हैं, भगवान नहीं। फिर आप किसी की मौत के जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन जीवन और मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में है बेटा। किसी के जीवन और मृत्यु पर हम इंसान का वश नहीं चलता। माँ, आपकी बातों से हमारे मन को काफ़ी तसल्ली मिलती है, लेकिन अपने मन की गिल्ट का क्या करें जो हमें बार बार ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हमने थोड़ी और कोशिश की होती तो शायद वो बच जाती। कबीर, आपने अपने आप को दोषी मानकर उस बात की सज़ा अब अपने आप को दे रहे हैं जो गलती आपने की ही नहीं। हमें आप पर पूरा यकीन है। हम जानते हैं कि आज तक आपने अपने किसी भी केस में लापरवाही नहीं की। आपने अपने हर केस में अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। यही वजह है कि हॉस्पिटल में आया हर मरीज़ आपसे अपना इलाज करवाना चाहता है, क्योंकि उन्हें आप पर पूरा भरोसा है। हॉस्पिटल वालों को आप पर भरोसा है, आपके परिवार वालों को आप पर पूरा भरोसा है। इकलौते आप ऐसे हैं जो खुद पर भरोसा नहीं रख पा रहे हैं, और यह आपकी गलत सोच का परिणाम है जिसको आपने अपने मन में बेवजह जगह दे रखी है। हमें तो लगता है कि अगर वक्त रहते आपने अपनी सोच को नहीं बदला तो शायद आगे आप अपने फ़र्ज़ के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे, और जिन्हें आपसे उम्मीदें हैं वो निराश हो जाएंगे। अब इसका फैसला आप ही को करना होगा कि जिन्हें आपसे उम्मीदें हैं, आप उनके विश्वास को कायम रखना चाहते हैं या फिर अपनी बेबुनियाद सोच को अपने ऊपर हावी होने देना चाहते हैं। माँ की गोद में सर रखे कबीर सारी बातें शांति से सुन रहे थे और माँ उनके सर को सहलाती हुई उन्हें समझा रही थी। कुछ पल बाद माँ की गोद में ममताई स्पर्श पाकर सुबह के वक्त भी कबीर अब सुकून की नींद में चले गए। उन्हें पता ही नहीं चला। माँ ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए उनका सर अपनी गोद से उठाकर तकिए पर रखा, कंबल उड़ाकर कमरे से बाहर निकल आई। आज खाने की टेबल पर पूरे परिवार एक साथ खाना खा रहा था। सही मौका देखकर माँ ने अपनी सासू माँ से पूछा, माँ जी, कल ये मुंबई आ चुकी है, लेकिन अब तक उनका ठीक से रहने का कहीं इंतज़ाम नहीं हो पाया है। मैं सोच रही थी इसी शहर में हमारा इतना बड़ा बंगला है, फिर भी वो बच्चे सड़कों पर मारी मारी फिरे, ये अच्छा नहीं लगता। अगर आप कहें तो मैं उन्हें यहाँ बुला लूँ। और फिर आप तो जानती ही हैं कि ये शहर लड़कियों के लिए उतना सुरक्षित भी नहीं है। कल को अगर कुछ अनहोनी हो गई तो ज़िंदगी भर का पछतावा रह जाएगा कि यहाँ होते हुए भी हमने उनकी कोई मदद नहीं की।
चेहरे पर कली के लिए चिंता की लकीरें देखकर दादी जी बोली, मैंने तो पहले ही कहा था, तुम ही अपने बेटे के डर की वजह से अब तक शांत बैठी थी। कबीर माँ और दादी दोनों की सारी बातें सुन रहे थे, लेकिन चुपचाप बिना कुछ कहे खाना खत्म करने के बाद उठकर अपने कमरे की तरफ चले गए। उन्हें इस तरह सबसे कटा कटा देखकर माँ को बहुत तकलीफ पहुँचती थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। कबीर जिस बात को लेकर ऐसे हो गए थे, हर किसी को उनकी चिंता लगी रहती थी कि आखिर वो कौन सा दिन होगा जब एक बार फिर से कबीर पहले के जैसे हो जाएंगे और उस परिवार की खुशियाँ लौट आएंगी। क्योंकि कबीर का अचानक इस तरह से शांत हो जाना और अपने जीवन से नाराज़गी परिवार के लिए काफ़ी कष्टकारी था। घर का बेटा जिसकी वजह से घर में रौनक बनी रहती थी, जब वही इस तरह से घुटन भरी जिंदगी जीने लगा हो तो फिर परिवार कैसे खुश रह सकता था। कबीर के चले जाने पर दादी ने अपनी बहू से कहा, बहू तुमने बिल्कुल ठीक सोचा है। कली तुम्हारे दूर के रिश्तेदार ही सही, लेकिन रिश्ता तो है ना, और इस घर के बच्चे की तरह ही है। इसीलिए हमारे रहते उन्हें इस तरह परेशान नहीं होना चाहिए। और कबीर की फिक्र मत करो, क्योंकि उनका यहाँ रहना भी ना होने के बराबर है। उन्हें तो परिवार के लोगों से ही कोई मतलब नहीं है, तो एक गैर लड़की के लिए उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, कली को कुछ बातें समझानी पड़ेगी जिसकी वजह से उन्हें यहाँ कोई परेशानी ना हो पाए। जी माँ जी, मैं आपकी कही कही बातों का पूरा ध्यान रखूंगी। और वैसे भी कली काफ़ी समझदार लड़की है, उनसे ज़्यादा मुलाकातें तो नहीं हुई हैं, लेकिन जब भी मिली हूँ उनका बिहेवियर मुझे काफ़ी पसंद आया है। उनके आने से इस घर में भी रौनक बन जाएगी। उनका हंसमुख स्वभाव हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। दोनों सास बहू काफ़ी देर से कली के बारे में बातें करती रही। अगले दिन सुबह सुबह दादी की पूजा करके अपने कमरे की तरफ जा रही थी, जब उनकी नज़र किसी के पैरों की छाप पर पड़ी जो अंदर आती हुई प्रतीत हो रही थी। उन्होंने मानसी जी कबीर की माँ को बुलाकर पूछा, बहू आज सुबह सुबह हमारे घर में शुभ कदम किसके पड़े हैं। पीछे पीछे डरी सहमी सी कली गर्दन झुकाए चुपचाप खड़ी थी, क्योंकि बंगलों में कदम रखने से पहले ही किसी की गलती से उसके पैरों में रंग गिर गया था, जो हर एक कदम के साथ बंगलों में अपनी छाप छोड़ रहा था, और इसी वजह से अपने चेहरे पर और दिल में डर पसरा हुआ था। दादी की नजरें उसके पैरों पर गई और उन्हें इस तरह डरा सहमा हुआ देखकर उन्हें समझते देर ना लगी। दादी मुस्कुराते हुए बोली, आप कली है ना, ज़रा हमारे सामने आइए, हम भी तो देखें जिसकी तारीफ हमारी बहू इतने दिनों से कर रही थी वो कोहिनूर का हीरा सामने से कैसा दिखता है। कली ने डरते हुए माँ की तरफ देखा। माँ ने सहमति में सर हिलाकर उसे सामने आने की अनुमति देते हुए उनका आपस में परिचय करवाया। कली ने झुककर दादी के पैर छुए। उसके संस्कारों को देखकर दादी ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, सदा खुश रहिए, आपके कदम हमारे घर के लिए शुभ हैं। आपके पैरों की छाप साक्षात माँ लक्ष्मी के रूप में हुई है। आपको हमसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अचानक से घर में चहल पहल और तेज आती आवाज़ों को सुनकर कबीर को डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन अपनी आदत के अनुसार वो अपने काम में बिजी थे। उन्होंने उठकर ये जानने की कोशिश नहीं की कि अचानक से शांत माहौल में इतनी आवाज़ें कहाँ से आने लगी हैं। कली को कुछ देर पहले अपने पैरों की छाप को देखकर डर गई थी। दादी के प्रेम भरे स्पर्श को पाकर उसका डर एक पल में गायब हो गया और वो दादी को अपने साथ उनके कमरे तक ले आई। सचमुच कली का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वो हर किसी को एक पल में अपना बना लेती थी। दादी ने मानसी जी को देखकर कहा, तुम इस बच्चे को पहले क्यों नहीं लाई इस घर में। देखो तो इसके आने से इस घर की नीरसता पल भर में कैसे छूमंतर हो गई। ये बहुत ही प्यारी बच्ची है, मुझे तो इसने पल भर में ही अपना बना लिया। अपनी सासू माँ की बातें सुनकर माँ मुस्कुरा उठी। अब आ गई है ना माँ जी, अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हुए माँ ने कली का सामान सोनी के कमरे में रखवा दिया। सोनी कबीर की बुआ की बेटी जो अपने मामा मामी के साथ रहती थी, जो अभी कुछ दिनों के लिए पढ़ाई के सिलसिले में बाहर गई हुई थी, लेकिन जल्द ही वापस आने वाली थी। वो माँ चाहती थी कि कली को इस घर में अकेलापन महसूस ना हो, इसीलिए उन्होंने उसके रहने की व्यवस्था सोनी के साथ करवाई थी, क्योंकि दोनों हम उम्र होने से एक दूसरे के साथ जल्दी घुल मिल जाएंगी और दोनों को आपसी बातें साझा करने में आसानी होगी। कली शायद बड़ों के सामने खुलकर अपनी बातें ना कर पाए, लेकिन सोनी के साथ वो अपने मन की बातें आसानी से शेयर कर पाएंगी और इस वजह से उन्हें इस घर में अकेलापन महसूस नहीं होगा और जल्दी वो इस परिवार में घुल मिल जाएंगी। माँ ने कली को उसका कमरा दिखाते हुए कहा, आप फ्रेश हो जाइए, तब तक हम नाश्ते की व्यवस्था कर रहे हैं। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बेझिझक हमसे कह सकती हैं। नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने पहले ही मेरे लिए इतना कुछ कर दिया है कि मैं आपकी एहसानमंद हो गई हूँ। अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप और आपका परिवार बहुत ही अच्छा है। मैं खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इस परिवार में रहने को मौका मिल रहा है। माँ ने मुस्कुराते हुए उसकी गाल को थपथपाते हुए कहा,
बेटा, अपनों पे एहसान नहीं किया जाता। उनका प्यार देख कली मुस्कुरा दी। आज पहली बार ऐसा हुआ था जब कबीर का मन उनके एक्सरसाइज में नहीं लग पा रहा था। वो बार बार कोशिश कर रहे थे कि उनका ध्यान ना भटके, लेकिन फिर भी किसी के पायल के घुंघरू की आवाज़ बार बार उनके कानों से टकराते हुए उनके मन को भटका रही थी। इस बात के लिए उन्हें अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा था। साथ ही साथ दिमाग में ये सवाल भी कौन रहा था कि अचानक से उनके घर में ये कौन आ गया है जो उनके मन को दिग्भ्रमित कर रहा है। कुछ देर इधर उधर ढूंढने के बावजूद किसी के दिखाई ना पड़ने पर एक बार फिर से वो अपने एक्सरसाइज पर ध्यान लगाने लगी, लेकिन अगले ही पल किसी के मुख से सुरीले भजन की गुनगुनाहट एक बार फिर से उनके मन को भटकाने लगी थी। अभी पायलों की गूंज पूरी तरह से थमी भी नहीं थी कि सुरीले भजन की आवाज़ को सुनकर कबीर को अपना एक्सरसाइज रोकना ही पड़ा और पास में रखे पानी के बोतल को उठाकर एक बार फिर से नजर दौड़ाकर देखने की कोशिश की कि शायद कोई वहां दिख जाए। अभी कुछ पल ही बीते थे कि घर की मेड शंकुई ठिलाती बल खाती हुई सामने से आती नजर आई, लेकिन उसके घूंघरों की आवाज़ कुछ अलग जान पड़ रही थी। तो कबीर अपनी सोच पर मन ही मन झल्ला उठे और चुपचाप पानी की बोतल उठाकर अपने कमरे की तरफ फ्रेश होकर बाहर आए ही थे कि घर के मंदिर से एक बार फिर वही सुरीला भजन सुनाई पड़ने लगा। तो बेख्याली में उनके कदम खुद ब खुद मंदिर की दिशा की तरफ बढ़ने लगे। इस वक्त कबीर की नाराजगी चल रही थी भगवान से, लेकिन आज वो अपने कदमों को रोक नहीं पाए। उन्हें मंदिर की चौखट पर खड़ा देखकर माँ मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, लेकिन आरती की प्रक्रिया चल रही थी इसीलिए कुछ बोल नहीं पाई। स्थापित बांके बिहारी की प्रतिमा के आगे कली के सुरीले भजन में पूरा परिवार परमानंद का अनुभव कर रहा था। कबीर कली का चेहरा तो नहीं देख पाए, लेकिन आरती की समाप्ति होते ही वो वापस अपने कमरे में लौट आए। उन्हें इस तरह लौटता हुआ देखकर माँ ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आगे निकल चुके थे। लेकिन आज उन्हें बांके बिहारी ने एक उम्मीद जरूर दे दी थी। आज कितने दिनों बाद कबीर ने मंदिर की चौखट पर कदम रखा था। ऐसे ही जल्द वो दिन भी आएगा जब वो पूरी तरह से बदल जाएंगे। ये सोचते ही माँ के लबों पर मुस्कान थिरक उठी। बांके बिहारी की आरती के बाद कली परिवार के सामने बारी बारी से आरती की थाल घुमाने लगी। माँ चाय पीते समय अपनी सासू माँ से कबीर के बारे में बात करते हुए कह रही थी, आज वो पूरे किस तरह से इतने दिनों बाद मंदिर के चौखट तक आए थे। वो दिन दूर नहीं जब अपने कबीर एक बार फिर से हमारे पास लौट आएंगे। अपनी बहू की आंखों में उम्मीद की किरण देखकर दादी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हमें भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब तुम्हारी प्रार्थना सफल हो जाएगी। तुम्हारे चेहरे की ये खुशी ही हमारे जीवन की उम्र बढ़ा देती है। कबीर मन की बुरे नहीं हैं, बस उनके जीवन के उन काले दिनों के बारे में सोचती हैं तो कलेजा मुंह को आ जाता है। अगर वो हादसा ना हुआ होता तो हमारा बच्चा आज भी पहले की तरह हंसते खिलखिलाते हुए अपने जीवन में सुखी होता। ये बातें करते हुए दादी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। के हाथ पर अपना हाथ रख आंखों से आश्वासन देती हैं। कली की नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कभी लेटती, कभी बैठती, कभी करवटें बदलती। इस सोने की जद्दोजहद में उसको प्यास लगने लगी थी। उसने एक नज़र टेबल पर देखा, लेकिन आज अपनी गलती की वजह से वो जग में पानी रखना शायद भूल गई थी। अब इतनी रात को अकेले कमरे से बाहर जाकर किचन से पानी लाने में उसे डर लग रहा था, क्योंकि बाहर की लाइट्स बंद हो चुकी थी, जिससे घर में काफ़ी हद तक अंधेरा हो चुका था। लेकिन ज़ोर से प्यास लगने के कारण मजबूरी में वो हाथ में जग लिए हुए कमरे से बाहर निकली। लेकिन बाहर का अंधेरा देखकर एक बार फिर से अपने बढ़ते हुए कदमों को वापस कमरे के अंदर खींच लिए और आकर बेड पर बैठ गई। लेकिन प्यास के कारण उसका गला सूख रहा था, तो हिम्मत करके उठी और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए कमरे से बाहर कदम रखा और किचन की तरफ बढ़ने लगी। धड़कनें काबू में नहीं थी और प्यास भी शिद्दत की थी, तो जबान पे हनुमान चालीसा और नजरें चारों ओर घुमाए आगे कदम बढ़ाती रही। एक पल पीछे मुड़कर देखा, तभी अचानक आगे मुड़ी तो किसी बड़े डील डॉल की परछाई से टकराते हुए नीचे गिरने लगी। उसे इस तरह गिरता हुआ देखकर सामने खड़ी परछाई ने उसे कमर से पकड़ते हुए गिरने से पहले ही संभाल लिया। लेकिन इस बीच कली का डर के मारे बुरा हाल हो चुका था। उसके गले से तेज चीख निकल पड़ी और उसके चीख के साथ घर की लाइट्स एक के बाद एक ऑन होने लगी और एक बार फिर से पूरा घर लाइटों की जगमगाहट से चमक उठा। माँ हड़बड़ाते हुए कली के पास आई और उसे कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या बात है बेटा, आप क्यों इतना जोर से चीखी, क्या हुआ? कली जो अब तक डर की वजह से आंखें बंद किए खड़ी थी, माँ के ऐसे अचानक से हाथ रखने से घबरा उठी। आंखें खोलते हुए अटक अटक कर बोली, आंटी अभी अभी मैंने यहाँ एक बहुत ही लंबे चौड़े दानव को देखा, जिसके बहुत लंबे लंबे हाथ थे। डर के मारे जब मैं गिरने लगी तो उस दानव ने अपने लंबे हाथों को आगे बढ़ाकर मुझे गिरने से बचा लिया। लेकिन मैं इतना डर चुकी थी कि ज़ोर से चिल्लाने के अलावा मेरे पास कोई उपाय ही नहीं बचा था। आप आने में अगर थोड़ी देर कर देते तो मैं यमराज के पास पहुँच चुकी होती।
वे अटकते हुए बोलते हुए चारों तरफ किसी को ढूंढने लगी, लेकिन वहां वैसा कोई था ही नहीं जिसकी परछाई उसने कुछ देर पहले देखी थी। उसे इतना डरा हुआ देखकर माँ भी घबरा गई और उसे अपने साथ लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए बोली, नहीं बेटा, चलो आज मैं तुम्हारे साथ सो जाती हूँ। हो सकता है इतने बड़े घर में अंधेरे के कारण तुम्हें डर गई होगी, लेकिन इस घर में कोई दानव नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ स्वयं बांके बिहारी विराजित हैं और उनके रहते इस घर में किसी बुरी आत्मा का वास नहीं हो सकता। भरोसा रखो कली बेटा, जो भी तुमने देखा है वो तुम्हारा वहम होगा। अक्सर डर के कारण हमें रस्सी भी सांप नजर आती है। माँ आज उसके पास सोते हुए ये सब बातें समझा रही थी। कली भी उनकी बातें ध्यान से सुन रही थी। वो सुनते सुनते कब नींद के आगोश में चली गई उसे पता ही नहीं चला, लेकिन माँ उसे इस तरह सोते हुए देख मुस्कुरा उठी। मेरी बातें सुनते सुनते कबीर की तरह ही सो गई, कहते हुए करवट ली और खुद भी नींद में चली गई। अगले दिन उनको सामने से आता हुआ देखकर कबीर ने उन्हें रोककर पूछा, माँ, आपकी वो मेहमान ठीक तो है ना? कल रात को तो ऐसे चिल्ला रही थी मानो सामने किसी भूत को देख लिया हो। कबीर के बातों को सुनकर माँ रात के सारे माशरे को समझ चुकी थी। वो हौले से मुस्कुराकर बोली, अच्छा, कली ने कल रात जिस लंबे चौड़े दानव को देखा था और जिस दानव के लंबे हाथों ने उसको गिरने से बचाया था, वो और कोई नहीं बल्कि आप ही थे। ये आप क्या कह रही हैं? मैं और दानव? आपके मेहमान का दिमाग तो ठीक है ना? एक तो रात के अंधेरे में चुड़ैलों की तरह चिल्लाकर दूसरों को जीना हराम कर रही थी, और ऊपर से जिसने बचाया उसे ही दानव कह रही है। कबीर ने अपनी एक भग चढ़ाते हुए कहा। माँ उनकी बात सुन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ चली, और कबीर को जब एहसास हुआ तो अपने अंदर आ रहे बदलाव को देखकर एक बार फिर से गंभीरता का आवरण ओढ़े आगे चलते बने। कली के अंदर जरूर कोई जादू है जो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता है। कबीर के अंदर आ रहे बदलाव को देखकर वो मन ही मन सोचकर खुश हो रही थी। जब कबीर के ड्राइवर जीवन ने कली को वहां देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उसने गाड़ी में कबीर से पूछा, सर, ये लड़की आपके घर में क्या कर रही है? क्यों, तुम इस लड़की को कैसे जानते हो? उल्टा कबीर ने ही जीवन से सवाल कर लिया। सर, ये वही स्कूटी सवार लड़की है जो उस दिन हमारी गाड़ी से टकराई थी और उसके बाद बीच सड़क में हंगामा किया था, और तो और स्कूटी की पूरी मरम्मत करवाई थी। उसके बाद इस लड़की ने जाने दिया था। कली के बारे में जीवन की बात सुनकर कबीर सोचने पर मजबूर हो गई। ये लड़की बहुत ही चालाक है। पहले हमसे टकराकर अपना उल्लू सीधा किया और अब हमारे भोले परिवार वालों को बेवकूफ़ बनाकर हमारे घर में घुस आई है। इस लड़की का जल्द ही कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा, वरना ये अपनी चालाकी से न जाने कितने दिनों तक हमारे परिवार वालों को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाती रहेगी। अपने मन में कुछ निर्णय लेते हुए कबीर हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। आज उनकी एक इम्पॉर्टेंट सर्जरी थी, लेकिन सर्जरी के दौरान भी रह रहकर उनके दिमाग में कली की चालाकी भरी बातें घूम रही थी कि किस तरह उसने उनको और उनके परिवार वालों को बेवकूफ़ बनाया है, कि जल्द से जल्द परिवार वालों के सामने उसके दोहरे चरित्र का खुलासा करें। एक तरफ तो भगवान के भजन कीर्तन करके परिवार वालों के मन में अपनी खास जगह बना रही है, और दूसरी तरफ सड़क किनारे लोगों की गाड़ियों के सामने आकर लोगों से पैसे ऐंठ रही हैं। ऐसी लड़कियां कभी भी किसी परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती। कबीर आज पूरे दिन जीवन की बातों को सुनकर उसके बारे में सोचकर परेशान होते रहे। घर लौटने पर सबसे पहले उन्होंने कली को ढूंढकर उससे बात करने के बारे में सोचा, लेकिन आज वो घर पर नजर ही नहीं आई, जिससे एक बार फिर से कबीर के दिमाग में उसको लेकर गलत सोच अपने पैर जमाने लगी। उन्हें लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके परिवार वालों को भी ठगने के बाद वो लड़की यहाँ से रफू चक्कर हो गई हो। वो लंबे डेग भरते हुए माँ के कमरे में पहुंचे, जहाँ पर माँ बिस्तर पर पड़ी हुई कराह रही थी और पास में बैठी हुई कली बार बार उनके माथे पर पट्टियां बदल रही थी। कबीर जल्दी से माँ के पास आकर उनके माथे का टेम्परेचर चेक करने की कोशिश करने लगी। चिल्लाते हुए बोले, तुम्हारा दिमाग खराब है? जब माँ की तबीयत इतनी खराब थी तो तुम फ़ोन करके बता नहीं सकती थी? तुम अपने आप को समझती क्या हो? पहले तो माँ को बेवकूफ़ बनाकर इस घर में आ गई और अब मेरे परिवार वालों के जीवन के साथ खिलवाड़ खेल रही हो। तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि फ़ोन करके मदद मांग सको? इस वक्त कबीर का गुस्सा सातवें आसमान पे था और कली डरी से हमें उनकी डांट खा रही थी। कबीर के साथ पहली मुलाकात में अपने लिए इस तरह की बातें सुनकर उसको बहुत दुख हुआ, लेकिन इस वक्त माँ की तबीयत के बारे में सोचकर वह वहाँ पर कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए चुपचाप उठकर वहाँ से अपने कमरे में चली गई। उसके चले जाने पर माँ कबीर के ऊपर अपना रोष प्रकट करते हुए बोली, कबीर, आपको क्या हो गया है? क्यों आपको लोगों की अच्छाइयाँ नज़र नहीं आती हैं? आपने एक बार फिर से अपने कड़वे वचनों के कारण उस मासूम बच्चे का दिल दुखा दिया। आपको पता भी आज सुबह से वो बच्ची बिना खाए पिए मेरी देखभाल में लगी हुई है। मैंने कितनी बार उन्हें मना किया, लेकिन वो नहीं मानी। लगातार मेरी पट्टियां बदलते हुए मेरी सेवा में लगी रही और बदले में आपने उन्हें खरी खोटी सुनाकर उनकी सारी सेवा को निरर्थक साबित कर दिया। माँ, आप बहुत भोली हैं, इसीलिए आपको सारी दुनिया मासूम नजर आती है।
आपको पता नहीं, लेकिन मैं दुनिया की सच्चाई अपनी आंखों से देखने के बाद चुप नहीं रह सकता। आपके लिए भले ही ये लड़की मासूम है, लेकिन मेरी नज़र में ये बेहद चालाक और मतलबी लड़की है। हमारी पहली मुलाकात जिस तरह से हुई, उसके बाद तो मैं इनको मासूम नहीं कह सकता। मुझे नहीं पता कबीर, आप कली के बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैंने उस बच्ची के बारे में जितना जाना है वो अपने आप में काफ़ी है। मुझे लगता है कि आपको अपनी बातों के लिए उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। वो हमारे कहने पर इस घर में आई है, लेकिन आप अगर हमारे मेहमान के साथ इस तरह बर्ताव करेंगे तो हम इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम नहीं जानते कि आप दोनों के बीच कैसी गलतफहमी हुई है, लेकिन हम ये जानते हैं कि कली वैसी लड़की नहीं है। कभी इसके बारे में माँ से वो बहस नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उनकी तबीयत को देखते हुए उनके सिरहाने बैठकर उन्हें दवा देते हुए आराम करने के लिए बोले। वो इस हालत में अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन साथ ही साथ वो अपने घर में कली को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि वो लड़की उनके परिवार वालों से ज़्यादा घुले मिले, वो बेवजह इस घर को उसकी आदत पड़ जाए। बड़ी मुश्किलों से किसी तरह अपने आप को कली के से इस बारे में बात करने के लिए तैयार करके वो उसके कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लगे। जारी है, क्या कली से बात कर पाएंगे कबीर? क्या निकाल पाएंगे उसे अपने घर से? देखते रहिए बेपरवाह इश्क। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।